हेलो नमस्कार, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट सेशन में जो हमने बात की थी वहां पर 2 डायमेंशन की बात की थी और इस सेशन में जो हम बात करेंगे वो 3 डायमेंशन की बात करेंगे। 2 डायमेंशन में सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, जैसे कि 2D के अंदर आपका ट्राइंगल था, क्वाड्रिलेटरल था, इसके अलावा सर्कल था। इन सभी चीज़ों को, पॉलीगॉन वगैरह को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी वहां पर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं 3D के सेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 3D में आपके एक्चुअली होता क्या है। 2D के अंदर आपकी सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं। 2 डायमेंशन के अंदर हम क्या क्या लेकर चलते हैं वहां पर हम लेकर चलते हैं सिर्फ लेंथ को और ब्रेथ को। यहां पर एक हाइट आपकी एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, यहां पर एक हाइट आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो जब 3 डायमेंशन हमारे पास आ जाती हैं तो इसी को हम 3D शेप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, 3D शेप हमेशा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। जैसे आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर को किसी जगह पे रखोगी तो जगह को घेरेगा, लेकिन वही अगर आपके पास एक सर्कल है तो सर्कल को आप साइड से टिका सकते हो दीवार के सहारे, तो कम जगह को लेता है वो। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं 3D के, तो इसमें हम क्यूब को पढ़ेंगे, क्यूबॉइड को पढ़ेंगे, स्फीयर को पढ़ेंगे, सिलेंडर को पढ़ेंगे एंड कॉन को पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्यूब लिखा हुआ है। क्यूब आपके सामने, जैसे कि मैंने एक फिगर आपके सामने मैंने 3D शेप का बना के दिया है। इसके अंदर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि क्यूब के अंदर, यानी कि क्यूब के अंदर आपको कितने, जैसे कि क्यूब हमारा किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे स्क्वायर से मिलकर बना होता है। जैसे नीचे वाला स्क्वायर शेप है, ऊपर वाला स्क्वायर शेप है, साइड वाला स्क्वायर शेप है, इधर वाला स्क्वायर शेप है, सामने वाला स्क्वायर शेप है, पीछे वाला स्क्वायर शेप है। यानी कि आपके पास टोटल 8 स्क्वायर होते हैं। उनको जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो एक आकृति निकल कर आती है वो एक 3 डायमेंशन के रूप में निकल कर आती है, जिसे हम क्यूब बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम हमेशा होता है आपका साइड का क्यूब। यहां साइड को हम ए से डिनोट किया है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम निकालने का, यानी कि आयतन निकालने का, वो हमारा हो जाएगा ए क्यूब। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया में कभी भी ग्राउंड वाले को लेकर नहीं चलते हैं और टॉप वाले को भी लेकर नहीं चलते हैं। जैसे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हो, वो कमरा आपका एक 3D शेप में है और क्यूब शेप में है। तो क्यूब शेप में जब कमरे में पुताई करोगे आप, तो पुताई आप लेटरल सरफेस एरिया पे करते हो हमेशा। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि चारों दीवारों पे पुताई करोगे, ना तो आप छत पे पुताई करोगे ना नीचे जमीन पे पुताई करोगे। आप क्या करोगे, हमेशा 4 एरिया पे पुताई करोगे। क्लियर हो रही है ना बात आपको यहां पर। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक बात पता चली कि लेटरल सरफेस एरिया में हम हमेशा ऊपर वाले और नीचे वाले एरिया को लेकर नहीं चलते हैं। तो इसमें 6 हमारे फलक होते हैं, यानी कि हमारे सरफेस होती हैं। 6 सरफेस में से 2 सरफेस हम यहां नहीं लेकर चलते हैं, सीलिंग और ग्राउंड। तो बाकी बचे हुए 4 सरफेस, यानी कि 4 सरफेस के एरिया को आप जोड़ दोगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल कर आएगा। अब आप एक बात बताओ कि जैसे ये वाली दीवार है, ये दीवार है, ये हमारा एक क्यूब के शेप में, स्क्वायर के शेप में है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ऐसे करके 6 टोटल हमारे पास सरफेस हैं, लेकिन उसमें से 4 लेनी है आपको, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 4a स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। अब इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में सीलिंग और ग्राउंड इसको भी लेके चलते हैं, तो 2 और जोड़ दो, तो क्या हो गया, 6a स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात आपको। अब बात करते हैं डायगोनल की। तो इसके अंदर भी डायगोनल होता है, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो √3 × a होता है। यानी कि साइड में अगर √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डायगोनल निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आई होगी।
आपने क्यूब के बारे में ये चीजें समझी होंगी कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। इनकी वॉल्यूम क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और डायगोनल क्या होता है, ये चीजें आपने यहां पर बहुत अच्छे से समझी हो। अब आता है क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई अंतर नहीं होता, बस अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि इसके जो 6 जो हमारे सरफेस होते हैं वो हमारे किस पर बेस्ड होते हैं, वो रेक्टेंगल पर बेस्ड होते हैं, यानी कि आयत पर बेस्ड होते हैं। और आयत में हमेशा लेंथ और ब्रेथ अलग होती है, तो इसमें लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, इसीलिए अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जाऊं तो इसका वॉल्यूम जो हमारा निकलता है वो निकलता है L इंटू बी इंटू एच। क्या निकलता है? L इंटू बी इंटू एच। अब वहां पर L की वैल्यू भी A थी, B की वैल्यू भी A थी और H की वैल्यू भी A थी, तो A क्यूब हो गया था। यहां पर ये अलग अलग हैं तो L इंटू बी इंटू एच हो गया। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? L इंटू बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया क्या बनता है? 2L प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? अब 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। डायगोनल इसका क्या बनता है? रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है बात आपको? अब देखो, यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी 3D शेप में अगर आपको वॉल्यूम निकालना होता है तो वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो वॉल्यूम ऑलवेज डिपेंड करता है आपका, इसका जो सही फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखो, बेस एरिया L इंटू बी बनेगा कि नहीं इसका। इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो यह होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, ये होता है। तो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा था कि अगर आपको यह कहे कोई कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलता है तो यह निकलता है बेस एरिया इंटू हाइट से। कोई कहे कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है तो निकलता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट से। आप देख लो चाहे कोई किसी में भी उठा के, क्यूब में भी अगर आप देखोगे तो बेस एरिया क्या बनेगा? बेस में जो हमारा बन रहा है वो स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है और हाइट हमारी ए बन रही है, तो ए स्क्वायर इंटू ए हमारा क्या बन जाएगा? ए क्यूब। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई। यानी कि आपने क्यूब को भी समझ लिया, आपने क्यूबॉइड को भी समझ लिया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? ये रहा क्यूबॉइड बॉक्स। क्यूबॉइड बॉक्स का मतलब क्या हुआ, ये समझने की कोशिश करिए। जैसे L लेंथ है, B ब्रेथ है, H हाइट है और D थिकनेस ऑफ ईच साइड ऑफ बॉक्स। कोई भी बॉक्स है उसकी जो थिकनेस है वो आपको D दी गई है। तो इस केस में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, अगर ओपन बॉक्स है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा? तो ओपन बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया बनेगा 2L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी। गॉट इट? क्या बनेगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी, ये बनेगा हमारा ओपन सरफेस एरिया। और कैपेसिटी ऑफ बॉक्स क्या बनेगी? L माइनस 2D इंटू बी माइनस 2D इंटू एच माइनस 2D। होता वही फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप इसकी थिकनेस को D है तो दोनों साइड से जब D को आप लेते हो तो 2D आपको माइनस करनी पड़ती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आपके पास ऐसे करके एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे आपके पास ये एक रेक्टेंगल है ऐसे करके, अब यहां से आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये D दी गई है और ये भी D दी गई है और यहां से यहां तक आपको पूरी दी गई है वो L दी गई है। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ऐसे करके इसको फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं, इनको फोल्ड कर दूं,
और एक इन्वलप बनाने की कोशिश करूं, एक कार्टून बनाने की कोशिश करूं, एक बॉक्स बनाने की कोशिश करूं, तो इधर से डी कम होगा, उधर से भी डी कम होगा। तो दोनों साइड से जब डी डी कम होगा हमारा, तो इधर हमारा अब ये वाली जो वैल्यू बनेगी हमारी, ये वाली यहां से यहां तक की वैल्यू जो बनेगी वो L-2D बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? L-2D सेम बी के केस में होगा और सेम हमारा एच के केस में होगा। तो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमारा क्या बन के आ जाएगा? L-2D इंटू B-2D इंटू H-2D। अब आता है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन बॉक्स। कितना वुड यूज किया आपने बॉक्स बनाने में? तो देखो एक बात बताओ, वुड कितना यूज किया बॉक्स बनाने में? तो सबसे पहले तो L इंटू बी इंटू एच निकाला आपने, इसमें से ये वाला पार्ट आपने हटा दिया, तो सिर्फ ये वाला पार्ट आ गया निकल के, बीच बीच वाला पार्ट ये वाला। तो यही तो इसका लकड़ी निकल कर आ जाएगी भाई। एक बोर्ड आपने बनाया, उसमें कुछ लकड़ी यूज की, तो लकड़ी की थिकनेस कुछ रहेगी। तो पहले तो थिकनेस जोड़ने के बाद वॉल्यूम निकाल दो, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। वो हमारा क्या हो गया? L इंटू बी इंटू एच हो गया कि नहीं? ये हो गया L इंटू बी इंटू एच। इसमें से L-2D, B-2D और H-2D को अगर आप हटा दोगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि कितनी आपने उसके अंदर लकड़ी यूज की थी, वुड यूज की थी। जब इसको हम क्वेश्चंस के साथ समझाएंगे तो चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर सिलेंडर की। तो जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका, क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। समझने की कोशिश करिएगा। अब सर्कुलर सिलेंडर में है तो सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि नीचे वाला जो हमारा एरिया होगा, यानी कि बेस जो होगा वो हमारा सर्कुलर शेप में होगा। जब बेस हमारा सर्कुलर शेप में होगा तो मैंने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम हमेशा निकलता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो सर्कल का जो बेस होता है वो क्या बनेगा? जैसे नीचे सर्कल एरिया बन रहा है, तो जो सर्कल होता है इस सर्कल का, इसका बेस क्या बनेगा? तो इसका बेस का एरिया आप जानते हो, तो एरिया इसका जो बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। इसमें एच का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला था? जैसे उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कर्व्ड शेप बन जाता है। वहां पर लेटरल शेप बनता था, यहां पर कर्व्ड शेप बन जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको समझाया था क्या मतलब होता है? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब इसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस क्या निकलने वाला है? तो इसका पेरीमीटर निकलने वाला है, वो निकलने वाला है 2 पाई आर। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो एच से, तो ये हमारा क्या कर्व सरफेस एरिया निकल कर आ गया? 2 पाई आर इंटू एच। गॉट इट? टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको कि 2 पाई आर एच तो लेकर चलना ही चलना है आपको। 2 पाई आर एच तो लेकर चलना ही है, प्लस इसमें कर देना है बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। तो पाई आर स्क्वायर और प्लस के पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? हम बेस का भी एरिया लेकर चलते हैं और टॉप का भी एरिया लेकर चलते हैं। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ने के बाद लिखकर देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहां एच प्लस आर बनेगा। तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है? 2 पाई आर आर प्लस एच, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने यहां पर तीनों चीजें समझ ली कि वॉल्यूम हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ये चीज आपने सिलेंडर के अंदर समझ ली। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कॉन। अब कॉन क्या होता है इसके बारे में समझ लो। कॉन एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैं इसको इधर से बनाने की कोशिश करूं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो अगर मैं इसको ऐसे करके ऊपर ले जाने की कोशिश करूं, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे करने की कोशिश करूं इसको, और इसको ऐसे करने की कोशिश करूं और यहां से इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करूं, तो सर एक हमारा क्या बन गया? रेगुलर जो अभी हमने सिलेंडर पढ़ा था ना, वही बन गया हमारा। अभी
सर्कुलर सिलेंडर बन गया, यहां पर बन गया कि नहीं बन गया। तो सर्कुलर सिलेंडर का जब हम 1/3 पार्ट निकाल देते हैं तो उसे हम बोल देते हैं यहां पर कॉन, उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉन बोल देते हैं। तो कॉन का हमारा जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब एल क्या है यहां पर, समझने वाली बात यह है कि एल क्या है यहां पर, तो समझने की कोशिश करिए आप। देखो एल का मतलब होता है लेटरल, ये वाला, ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ऐसे इसको हम एल बोलते हैं। अब देखना, अब ये एल हमको दी तो जाती नहीं, तो ये निकाली कैसे जाएगी, तो ये एच है और ये आर है। तो ये देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया, वो सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे एल निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इस तरीके से एल निकाल सकते हैं। ये सामने लिखा हुआ है, ये समझ में आ गई बात। तो एल हमारे पास क्या निकल कर आ गया, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर, क्योंकि ऊपर तो टॉप तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ हमको बॉटम बॉटम ही लेकर चलना पड़ेगा। तो पाई आर एल प्लस आर, तो इसको आप बाई फॉरगेट करोगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर निकल कर आएगा। तो सिर्फ इसमें बेस एरिया ही लेने की जरूरत पड़ेगी, टॉप एरिया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कॉन जो होता है तो कॉन का टॉप तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए कॉन का टॉप का तो कोई एरिया निकलेगा ही नहीं, इसलिए इसकी सिर्फ बेस का एरिया लेकर चलते हैं, तो इसलिए ये निकल कर आया। ये चीज समझ में आ गई आप सभी को, यानी कि आपने सिलेंडर को भी समझ लिया, आपने कॉन को भी समझ लिया, आपने क्यूबॉइड को भी समझ लिया, आपने बॉक्स क्यूबॉइड के बॉक्स को भी समझ लिया, ओपन बॉक्स को भी समझ लिया, इसके साथ साथ क्यूब को भी समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब आता है हमारे सामने स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है फुटबॉल। फुटबॉल एक स्फीयर है, ठीक है, फुटबॉल एक स्फीयर है। तो इसको इस स्फीयर के अंदर भी रेडियस होगी भाई। अब बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक चीज आप इसके अंदर सोचने की कोशिश करो कि इसका वॉल्यूम क्या बनेगा। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा आपका वो बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या वॉल्यूम बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये याद कर लो, आप लोग रट लो। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है, कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है, क्योंकि इसमें टॉप और बॉटम तो कुछ होता ही नहीं। इसमें जो कुछ होता है वो कर्व सरफेस एरिया ही वही होता है जो टोटल सरफेस एरिया होता है। तो इसके अंदर कोई टॉप बॉटम स्पेशल अलग से नहीं होता है, इसलिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही हमारा इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां तक आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आता है आपके अंदर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो वॉल्यूम जैसे वहां पर 4/3 पाई आर क्यूब था, तो यहां पर वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे वहां पर था आपका 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर होता है 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, तो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इन चीजों को याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि भाई कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो एक ही होता है। स्फीयर में एक ही होता है, लेकिन हेमीस्फीयर में तो अलग हो जाएगा ना सर। क्यों, क्योंकि हेमीस्फीयर में जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा एक सर्कल की तरह कटेगा कि नहीं। नीचे वाला पार्ट है वो एक सर्कल की तरह कटेगा कि नहीं। ठीक है, जैसे कटोरी, घर पे कटोरी होती है, बाउल। ठीक है, तो अब उसका भी तो एरिया जोड़ना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया में, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो सीधा आधा कर देंगे तो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम सीधा आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। गॉट इट, बात को समझ में आया आपको। ठीक है, तो जैसे आप ध्यान दो ना, जैसे मैंने आपको अगर सर्कल समझाया था, तो सर्कल और
आपका जो हेमीस्फीयर, यहां पर हेमीस्फीयर बोलेंगे, वहां पर सर्कल था और सर्कल के बाद मैंने आपको समझाया था जो हेमी सर्कल, ऐसे मान के चलो, हेमी सर्कल नहीं बोलेंगे उसको, उसका नाम था सर्कल था, और सर्कल का आधा जो होता है उसको बोलते हैं। तो उसको जब मैंने सॉल्व किया था तो वहां पर भी हमारा जब पेरीमीटर निकाला था, यानी कि सरकमफेरेंस निकाला था, तो उसमें आर अलग से ऐड हुई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया में अंतर पड़ जाएगा। गॉट इट? बात को समझ में आया होगा आपको। अब हेमिस्फीयर के बाद हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल क्या होता है। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब यह होता है कि, बड़े ध्यान से सुनना, कि जैसे कि दो ट्यूब हैं, एक बड़ा ट्यूब है उसको मैंने गोल कर दिया, एक छोटा ट्यूब उसके अंदर गोल कर दिया, तो ये हमारा स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल सेल हो गई है। अब इसमें आर होता है इनर रेडियस और आर और कैपिटल आर है आउटर रेडियस। अब इसका वॉल्यूम देखना, तो पहले सबसे बड़े का वॉल्यूम अगर मैं इसका निकालने के लिए जाऊं तो हमारा वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई आर क्यू। क्या बनेगा देखो, तो ये वॉल्यूम बनेगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई और आर क्यू, ये बनेगा कि? इसी तरीके से छोटे वाले का अगर मैं लेकर चलूंगा यहां पर, तो छोटे वाले का बनेगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू। दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास कैपिटल आर क्यू और माइनस के स्मॉल आर क्यू। कैपिटल है ये कैपिटल आर क्यू और माइनस के स्मॉल आर क्यू। बात समझ में आ गई आपको? तो 4/3 पाई और कैपिटल ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर क्यू माइनस के स्मॉल आर क्यू। गॉट इट? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। अब आता है फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो फ्रस्टम ऑफ कॉन का मतलब क्या होता है, जैसे कॉन है आपका, उस कॉन को बीच में से काट दिया जाए। अब जरूरी नहीं कि एकदम बीच में से काटा जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जब हम फ्रस्टम बनाते हैं तो एक तरीके की आपकी बाल्टी जैसी बनती है। जो आपने बाल्टी देखी होंगी, तो बाल्टी में आपने देखा होगा कि ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमारा बड़ा होता है, जो नीचे वाला जो हमारा होता है, जो हमारा रेडियस होती है वो छोटी होती है। उसी तरीके से कुछ बन जाता है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी दो तरीके की आर आपको देखने को मिल रही है। एक रेडियस ऑफ टॉप देखने को मिल रही है, एक रेडियस ऑफ बॉटम आपको देखने को मिल रही है। एच हाइट देखने को मिल रही है और एल स्लंट हाइट में देखने को मिल रही है। अब यहां पर स्लंट हाइट क्या बनेगी, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप कि स्लंट हाइट यहां पर क्या बनेगी। तो आपने देखा कि सर स्लंट हाइट तो हमारी होती है L = h² + r², लेकिन यहां पर r तो कुछ है ही नहीं ना। r है क्या एक्चुअली में, तो r यहां पर क्या बनेगी, r माइनस के r। ठीक है, r माइनस के r। तो जो स्लंट हाइट का फॉर्मूला हमारा यहां पर होता था, जैसे कि जो स्लंट हाइट है, जो स्लंट हाइट का फॉर्मूला हमारा होता था, जैसे L = रूट के अंदर r² + h² होता था। तो यहां पर इस r की जगह हम क्या लेकर चलेंगे, h² तो ऐसे ही रहेगा, और इस r की जगह हम लेकर चलेंगे r माइनस के r का होल स्क्वायर, ये लेकर चलेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम जैसे होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही तो था 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही तो वॉल्यूम होता था। अब देखना बड़े ध्यान से, अब मैं यहां पर अगर मैं देखकर चलूं तो जैसे मैं 1/3 और पाई तो लिखूंगा ही, और r² h होता था, r² × h होता था। अब बड़े ध्यान से, नहीं 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h, तो अब h तो लेकर चलेंगे, पाई 1/3 पाई और h ले लेंगे, लेकिन r² जो होगा ना, उस r² को हम यहां पर क्या लेकर चलेंगे, r² + के r² और प्लस के r × r, ये लेकर चलेंगे, ये लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल होता था, लेकिन यहां पर हम पाई आर एल तो लेकर चलेंगे, लेकिन r की जगह r + r लेकर चलेंगे, r की जगह हम r + r लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पाई जैसे यहां पर जो लिखा हुआ है इसको समझिए, ये हमारा पाई तो रहेगा, लेकिन जो पाई आर एल होता था ना, उस r की जगह मैंने r + r कर दिया, बस ये अंतर है, बस बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया को तो ही ले ही लेंगे, और बॉटम का जो एरिया होगा उसको, और जो हमारा टॉप का एरिया होगा, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फ्रस्टम बन गया। सिंपल सा यही हमारा क्या बन गया, फ्रस्टम बन गया। क्लियर हुई बात आपको? तो यही होता है हमारा फ्रस्टम ऑफ कॉन।
आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि किस तरीके से सॉल्व करना था, क्या हमारा तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो आपने यहां पर फर्स्ट टर्म समझ लिया। अब इस तरीके से मैंने इस सेशन में आपको बहुत अच्छे से यह समझा दिया कि किस तरीके से हमारे 3D के क्वेश्चन फॉर्मूले होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड हमारा 3D के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर समझाई। पहले मैंने आपको कौन भी समझाया, मैंने आपको क्यूबॉइड भी समझाया, इसके साथ कौन समझा दिया, क्यूबॉइड समझा दिया, इसके साथ साथ मैंने आपको क्यूबॉइड का ओपन बॉक्स भी समझा दिया, इसके साथ साथ मैंने आपको स्फीयर भी समझा दिया, इसके साथ साथ मैंने आपको सर्कल भी समझा दिया, सिलेंडर भी समझाया, कौन भी समझाया, कौन से कटने वाला फ्रस्टम भी समझाया। ये सारी ही चीजें मैंने यहां पर समझाने की आपको कोशिश की। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कभी कभी आपको एक ये भी पूछ लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं खोखला बेलन। ठीक है, अब खोखला बेलन ये क्या होता है हमारा खोखला बेलन, इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन जब पूछा जाएगा तो हम उसके बारे में आपको वहीं पर समझा देंगे। ठीक है, तो वहां पर मैं आपके लिए डायग्राम भी लेकर आऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी मुझे खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा तो हो सकता है थोड़ा सा सही नहीं बने, इसलिए आपको समझ में सही नहीं आ पाए, तो मैं वहीं पर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी, आपको कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन में आपको बता दूं 2D और 3D को दोनों को मिलाकर क्वेश्चन लेंगे और उनको बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। 2D और 3D दोनों को ही मिलाकर हम क्वेश्चन लेंगे और उनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें जरा। एक मिनट रुकिएगा जरा। ये आपके पास 45 सेकंड का समय भी है इसके लिए, आप लोग इसको करने की कोशिश करिए जरा जरा करने की कोशिश करिए आप इसको बहुत अच्छे से। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप। वो क्वेश्चन आई थिंक डिलीट हो गया, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयताकार फ्लोर की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। If rupees 256 is required to paint the floor at the rate of 2 per square meter, then what would be the length of the floor? ये हमको बतानी है। यानी कि एक हमारे पास रेक्टेंगल है, वो फ्लोर है, इसकी जो ब्रेथ है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है। इफ रुपीज 256 इज रिक्वायर्ड टू पेंट द फ्लोर एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द फ्लोर, ये हमको बताना है। तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक रेक्टेंगल हमारे पास दिया गया है। ठीक, एक रेक्टेंगल है हमारे पास,
इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं 2x है और इसको मैं मान लेता हूं x है, तो उसके बाद अगर मैं इसका एरिया देखूं तो ये हमारा बनेगा 2x² बनेगा। और 256 रुपए हमको लग रहे हैं टोटल, 256 रुपए रिक्वायर्ड टू पेंट द फ्लोर। ठीक है, तो 256 रुपए लग रहे हैं हमको इसको पेंट करने में। ठीक है, तो अगर मैं 256 रुपए अगर आपको इसको लग रहे हैं तो x² इक्वल टू हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 256 डिवाइडेड बाय 2, 1, 2 और 8। ठीक है, अब ये x² इक्वल टू हमारे पास जो निकल कर आया वो 128 आया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बात यहां पर यह निकल कर आती है कि ये तो 128 तब आया जब 1 रुपए पर स्क्वायर के हिसाब से लगता अगर रुपए, लेकिन 2 रुपए पर स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है रुपए। तो एक्चुअली में जो एरिया होगा वो 2 रुपए पर स्क्वायर के हिसाब से 128 स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। तो इस हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो यहां पर ये चीज वैल्यू जो हमने 256 लेकर चले हैं, इसको अपॉन 2 लेकर चलना था, इसको भी अपॉन 2 लेकर चलना था, इसको भी अपॉन 2 लेकर चलना था, तो ये 64 बनती। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास 8 मीटर निकल कर आती। ठीक है, अगर x की वैल्यू 8 निकल कर आती तो मुझे तो यहां पर लेंथ चाहिए, तो 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आती, 16 निकल कर आती। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया यहां पर, ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो गया कि उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी कितनी निकल कर आएगी, 16 मीटर निकल कर आएगी। क्लियर है बात आपको इतनी? ठीक है, आप चाहते तो इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे बच्चे। हिट एंड ट्रायल से आप कैसे कर सकते थे बच्चे, देखिए अगर मैं इसको देखूं, देखिए तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप इसको हिट एंड ट्रायल से ऐसे कर सकते थे। आप सपोज कर लेते कि लेंथ 16 है, तो अगर लेंथ अगर आपकी 16 होती तो ब्रेथ आपकी 8 होती, तो 8 इंटू 16 अगर आप करते तो 128 आता, और 2 रुपए के हिसाब से आपका 256 रुपए का खर्चा बन जाता। आगे आंसर, अगर आप 48 लेते तो बनता ही नहीं, 12 लेते तो बनता ही नहीं, 32 लेते तो बनता ही नहीं, 20 लेते तो बनता ही नहीं, तो भी हमारा आंसर कौन सा निकल कर आ गया, ए आ गया। गॉट इट? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं, ये रहा, करने की कोशिश करिए, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए लिखा हुआ है द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज 132 मीटर्स एंड 176 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल। तो देखो लार्जर सर्कल स्मॉलर सर्कल का मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर बड़े की मैं मान लेता हूं और पाई आर स्क्वायर छोटे की। तो मुझे पाई और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर मुझे निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। तो अब एक चीज देखो यहां पर बड़े ध्यान से कि अगर मैं इसको हिट एंड ट्रायल से करना चाहूं सर, तो पाई के अंदर 22 आता है, 22 का मतलब 11, तो 11 का यहां पर मल्टीपल कौन सा मिल रहा है, तो पहले तो ये ढूंढो। तो यहां पर मैंने 11 का मल्टीपल अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाला हमारा 11 का मल्टीपल है, और ये वाला भी हमारा 11 का नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी आंसर आना चाहिए हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, अब इसको डिटेल सॉल्व करते हैं सर। उसने क्या बोला, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, यानी कि दो सर्कल का सर्कमफेरेंस अलग अलग दिया गया है। तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस अगर मैं देखूं तो 2 पाई आर छोटे वाले का, और ये हमारा 132 है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आर बराबर हमारे पास निकलेगा 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 और ऊपर 7।
तो 22 है, यहां पर 2 है, अगर मैं 11 से करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, 11 से करने पर 1 और 2 आ गया, और 4 से करने पर ये 3 आ गया, तो ये हमारा बन गया r की वैल्यू 21। गॉट इट। अगर मैं दूसरा यहां पर निकालने के लिए जाऊंगा तो देखना 2 पाई और कैपिटल में r अगर मैं लेकर चलूंगा, इसकी वैल्यू 176 लेकर चलूंगा, तो r बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 और ऊपर 7 चला जाएगा। तो 22 है तो यहां 11 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 11 से 1 और 6 आ गया, और 4 से करने पर ये 4 आ जाएगा, तो 7 और 4 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप सभी को, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। अब देखो, अब यहां की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो पाई की वैल्यू को 22/7 रखो, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का, जो कि हमारा होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इससे कि हमारा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल बैठ जाएगी। अब मैं यहां पर रखता हूं, तो यहां पर r प्लस r और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस के r यहां पर रखूंगा, तो ये अगर हमारा 22/7 है और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 28 और 21, यानी कि ये हमारी 49 बनेगी, और यहां पर डिफरेंस निकालने पर 7 बनेगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो 11 इंटू 98 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। अब देखो 11 इंटू 8 हमारा 88 का 8 कैरी आ जाएगा, 11 इंटू 9 यानी कि यहां पर देखिए एक मिनट, 11 इंटू 8 है तो 88 आ जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है, यहां पर कोई समस्या तो है नहीं आपको, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है बिल्कुल। देखिए अब 11 इंटू 8 हमारा 88 और 8 कैरी आ गया, 11 इंटू 9 99, 99 में 8 जोड़ दोगे तो 107 यानी कि 1078, यानी कि हमको पहले ही जो चीज हमने बताई थी आपको, सी ऑप्शन हमारा यहां पर एकदम करेक्ट निकल कर आया, सी ऑप्शन हमारा यहां पर एकदम करेक्ट निकल कर आया। समझ में आई बात आपको कि नहीं बताइए। हिट एंड ट्रायल से भी आपका आंसर वही निकल कर आया था, और डिटेल सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर वही निकल कर आया, ठीक है। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़िए और समझिए और करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का समय ये रहा आपके पास, जल्दी से इसको फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फेंस अराउंड द सर्कुलर फील्ड विद द एरिया इक्वल टू 323878.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ पर मीटर ऑफ बिल्डिंग द फेंस वाज ₹154। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा चीजों को, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मुझे नहीं पता कि हमारा पेरीमीटर कितना निकल कर आएगा, जो भी पेरीमीटर आएगा, जो भी हमारा पेरीमीटर आएगा, क्योंकि मुझे तो बाड़ लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर फेंसिंग करेंगे तो हम इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फेंसिंग करेंगे, तो चारों तरफ की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, और उसने मुझे एरिया दिया है, तो सरकमफेरेंस निकालेंगे तो यहां पर वैल्यू हमारी 2πr आएगी, आएगी कि नहीं, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा 154। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा आंसर बनेगा। अब अगर मेरे पास r की वैल्यू यहां पर होती तो हम आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे। अब यहां पर समझने वाली बात जो है उसको समझने की कोशिश करना आप लोग, मैं जो चीज आपसे कहना चाह रहा हूं उसको समझने की जरा कोशिश करना। यहां पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो 2 इंटू 22/7 लिखूंगा, और इंटू r लिखूंगा, और इंटू 154 लिखूंगा। अगर मैं 7 से इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 7 से एक बार जाएगा और 7 से ये 2 बार जाएगा, 7 एकम 7, नहीं सॉरी 7 2 14 और 7 2 14 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया, हमारे पास निकल कर आया 2 इंटू 22 इंटू और r। तो एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई कि इसका जो आंसर आने वाला है हमारा, वो कंफर्म बात है कि आंसर, पहली बात तो हमारा इवन नंबर आएगा, इवन आएगा पहली बात। दूसरी बात 11 का मल्टीपल होगा, तो इसमें इवन नंबर में अगर हम ढूंढने जाएं
तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब इसमें 11 का मल्टीपल देखो तो 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 9 और 2 11, ये नहीं हो सकता। 9 और 2 11, 11 और 2 13 और 8 और 5 13, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, पहला तरीका, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको पूरा डिटेल सॉल्व करके आपको निकलवाऊं, तो आप इसका डिटेल सॉल्यूशन करके भी इसको निकाल सकते हो, कोई भी समस्या आपको उससे भी नहीं होगी। देखो किस तरीके से डिटेल सॉल्यूशन से आप निकाल लोगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप चीजों को, है ना। देखो अगर मैं इसको डिटेल सॉल्यूशन से आपको निकलवाऊं तो मैं इसको हटाता हूं आपके सामने से, और देखना आंसर आपका यही निकल कर आएगा 99%। 99% आपका आंसर यही आएगा। तो देखो अगर मैं डिटेल सॉल्यूशन लेता हूं तो सर मुझे दिया गया है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो पाई आर स्क्वायर बराबर मुझे दिया गया है 32378.5। गॉट इट। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर बराबर लिखूं तो मैं लिखूंगा 32378.5 और डिवाइडेड बाय 22 और इंटू ऊपर में चला जाएगा 7। ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आती होगी, बड़े ध्यान से सुन लिया आपने। अब मैं यहां से अगर इस पॉइंट को हटाता हूं तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है, इसको लिखा रहने दो ऐसे ही। अब मैं 11 से कैंसिल आउट करता हूं इसे, अगर मैं 11 से कैंसिल आउट करता हूं तो 11 से ये 2 आ जाएगा, 11 से इसको करने पर ये 11 से 2 टाइम जाएगा तो 22, 10 बचा, 103 आ गया तो 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा तो 99 से 4 आ गया, 47 यानी कि 4 टाइम जाएगा, 44 हो गया, और 3 फिर से 38 यानी कि 3 टाइम जाएगा, और ये 5 टाइम जाएगा। ये हमारे पास निकल कर आ गया। बताइए कोई समस्या हो तो बताइए आप यहां पर, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, अब ये हमारे पास लिखा हुआ है तो मैं इसको 5 से कैंसिल कर देता हूं। 5 से कैंसिल करूंगा तो ये 2 बनेगा हमारा, 5 से करने पर ये हमारा 5 और 5 25 बनेगा, ठीक है, 5 और 5 25, 5 5 25 के बाद 4 बचा, 5 और 8 40 बनेगा, फिर से 4 बचा, 5 और 8 40 और 5 7 35, यानी कि ये बना। तो फाइनल हमारे पास आया 5887 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 और ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में 7। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं बताओ, इतने तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, ये वैल्यू हमारी किसकी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि आर स्क्वायर तभी हमारा हट सकता है कि इसमें से एक 7 और निकालो आप। तो इसमें से 7 अगर आप बाहर निकालते हो, जैसे इसमें से 5 8 8 7 में से अगर 7 का मल्टीपल एक बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा, देखो 7 और 7 49, 7 और 8 56 और 7 और 4 28 और 1 841 बनेगा कि नहीं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 841 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 841 जो है ये किसका स्क्वायर बनता है, 841 हमारा किसका स्क्वायर बनता है, ये भी सोचने समझने वाली बात है। तो देखना बड़े ध्यान से सुनना, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। अब यहां पर अगर मैं 29 पे जाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं 29 का स्क्वायर निकालने के लिए जाता हूं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो 29 का स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये टेक्निक समझा चुका हूं सभी। तो 9 इंटू 2 18 का डबल हमारा कितना होता है 36 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहां से तो ये 1 आ जाएगा, और ये 8 यहां जाएगा तो ये हमारा कितना बनेगा 36 और 8 यानी कि 44 का 4 आ जाएगा। एक मिनट रुकना, ये 8 1 बनेगा ना, सॉरी 1 बनेगा, ठीक है। अब यहां से ये 8 इधर चला जाएगा तो 44 का 4 कैरी और 8 41 आ गया, यानी कि ये 29 का स्क्वायर होगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 29 इंटू 29 इंटू 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। गॉट इट। तो अब यहां से पूरा सॉल्यूशन करने पर एक कहानी समझ में आती है कि r बराबर हमारे पास निकल कर आएगा वो 29 यहां से बचेगा, 7 यहां से बचेगा और 2 यहां से बचेगा। तो r की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आएगी। बात समझ में आ गई आपके पास, r की वैल्यू ये निकल कर आई आपके पास कि नहीं बताओ। अब आपको निकालना क्या है, यहां पर सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, ये पूरी कहानी से आपके पास r की वैल्यू निकल कर आ गई। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं, इन सारी चीजों को हटाता हूं आपके सामने से, और मैं आपको समझाता हूं कि अब किस तरीके से आंसर निकलेगा। तो देखो अब देखना बड़े ध्यान से सुनना। अब मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले मुझे निकालना है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हमारी क्या होगी वो देखिए,
ये हमारी होगी 2 पाई आर, 2 पाई और आर, यही होगी ना 2 पाई आर। अब 2 पाई आर है तो इसमें 2 तो यहीं रखेंगे और पाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22/7, ठीक है, और यहां पर रखेंगे 29 इंटू 7 और अपॉन 2। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 29। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो, अब टोटल अगर हमको कॉस्ट देखनी है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारी जो बनने वाली है, टोटल कॉस्ट हमारी जो बनने वाली है वो बनने वाली है 22 इंटू 29, इतना तो आपका हो गया सरकमफेरेंस, और इस पे आपका 154 के हिसाब से आपको क्या लगाना है, चार्ज लगाना है। तो इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आपके सामने निकलकर आएगी वो आपकी निकलकर आएगी 98252। आप इसको करके देखिए, अगर नहीं करना आ रहा तो देखो मैं बताता हूं कैसे करिए। देखो आप इसको क्या लिखिए, 2 इंटू 29 यानी कि ये हमारा बनेगा 58 इंटू 11 और इंटू 154। अब 154 के अंदर अगर आप जाओगे तो ये भी हमारा कितना बनने वाला है, यहां से ये भी बनने वाला है 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 बनने वाला है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप पूरा इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके खुद देखना, आपका जो आंसर बनने वाला है वो आपका यही निकल कर आएगा 98252, यही इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। तो डी ऑप्शन आपको मैंने पहले ही समझा दिया था और आपका यहां से भी निकल कर, आप हिट एंड ट्रायल भी देख लीजिए, यूनिट प्लेस निकालिए, 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 8 32, यानी कि यूनिट प्लेस पर आपका 2 आना चाहिए। इससे भी हिट एंड ट्रायल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर डी निकलकर आ जाएगा। गॉट इट? पूरी तरीके से डिटेल भी समझ में आया होगा आपको, और मैंने आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बताया, वो भी आपको समझ में आया होगा। दोनों ही चीजों को आपने बहुत अच्छे से यहां पर समझा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो, समझो और करने की कोशिश करो। मैं 45 सेकंड का आपको समझ देता हूं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर है, जैसे स्क्वायर है हमारा, ये रहा स्क्वायर एक, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये रहा, मान लेते हैं ये रहा, ठीक है। तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनको निकालूं तो पेरीमीटर स्क्वायर डबल है पेरीमीटर रेक्टेंगल से। अब पेरीमीटर स्क्वायर हमारा होता क्या है, ये हमारा, अगर मैं इसकी साइड को ए मान लूं तो ये ए होता है ए स्क्वायर, और यहां पर ये हमारा क्या होगा, पेरीमीटर की बात हो रही है, सॉरी पेरीमीटर की, तो ये 4a होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है 2l प्लस बी, और इसकी वैल्यू हमारे पास 2:1 है, ये है हमारे पास। अब देखना आगे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास दिया गया है, तो इससे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे कि नहीं इसका, तो देखना बड़े ध्यान से। अगर मैं यहां से देखूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है l इंटू बी, और ये हमको दिया गया है 240। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? अब मुझे एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया गया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहां से आप l प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो सर कैसे निकलेगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। अगर मैं ये कहूं कि l प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसमें तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब तक l प्लस बी की वैल्यू, या फिर हमारे पास जब तक उसका एरिया नहीं पता चलेगा हमारे पास स्क्वायर का, तब तक हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास सीधी सीधी बात है, 3 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, कांट बी डिटरमाइन, यानी कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इतने डेटा के साथ इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये रहा आपके सामने टाइमिंग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एरिया ऑफ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज इक्वल टू 5450। टोटल एरिया ऑफ सर्कल, मैं एक सर्कल बनाता हूं यहां पर, ये एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, मुझे तो इनकी साइड वगैरह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन दोनों का जो एरिया हमको दिया गया है वो दिया गया है 5450। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 5450। गॉट इट। अब देखो द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहां से अगर मैं रखूं, अगर मैं यहां से रखूं तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास d इक्वल टू हमारे पास दी गई है। अगर मैं दूसरे कलर को लेना चाहूं तो दूसरे कलर को लेकर समझाता हूं। d इक्वल टू हमारे पास है 70 सेंटीमीटर, तो d इक्वल टू 2r होता है, तो r इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब मैं यहां पर रख देता हूं, तो पाई यानी कि 22/7 इंटू 35 इंटू 35 और प्लस का यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू 5450। गॉट इट। 7 से इसको कैंसिल करो तो 5 बार जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करो तो 10 और 350, 350 यानी कि 11 इंटू 350 प्लस ए स्क्वायर बराबर 5450 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3850 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 5450। गॉट इट। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर हमारे पास निकलेगा 5450 माइनस के 3850। गॉट इट। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो हमारे पास ये कितना निकल कर आएगा आप खुद ही सोच सकते हो। ये हमारे पास निकलेगा 1450, 1500 की 1600, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमारे पास निकला 1600। गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली, 40। ए की वैल्यू हमारे पास 40 निकली कि नहीं। अब देखो अब आगे उसने क्या कहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो अब हम निकाल सकते हैं। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमारा क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम क्या निकालने के लिए जा रहे हैं यहां पर समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम निकालेंगे 2πr प्लस 4a, ये निकालेंगे तो 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7 और 35 प्लस 4 इंटू 40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 7 से करने पर 5 आ जाता है, 5 और 2 10 यानी कि 220 बनेगा, और ये बनेगा हमारा 160, तो ये हमारा बनेगा 380 टोटल। तो 380 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर एकदम राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, हमारा एकदम राइट आंसर निकल कर आएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में कांट बी डिटरमाइन लगा के आगे निकल जाओगे, नहीं सर कांट बी डिटरमाइन ऑप्शन है तो कांट बी डिटरमाइन होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। सॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी पकड़ पाओगे कि कहां पर कांट बी डिटरमाइन हो सकता है और कहां पर हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया 380 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से चीजें आपको यहां पर समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपके पास 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर। What is the respective ratio between the length and breadth of the rectangle whose length is twice the side of the square and breadth is 12 cm less than the side of the square? ठीक है, तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि स्क्वायर है उसका हमको एरिया दिया गया है। तो एक स्क्वायर अगर हमारे पास होता है तो स्क्वायर हमारा, इसका एरिया हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर बराबर 1024 है, ये बात समझ में आ गई। तो साइड बराबर हमारी क्या निकल कर आएगी यहां पर, तो साइड बराबर हमारा निकल कर आएगा 32। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो साइड की वैल्यू 32 आ गई कि नहीं आ गई। देखो 32 का स्क्वायर भी अगर आप निकालोगे तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो ऐसे निकाल सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 12। तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया और ये 10 आ गया। ठीक है, अब देखना साइड 32 आ गई। अब आगे उसने क्या किया, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। इनकी लेंथ और ब्रेथ का मुझे रेस्पेक्टिव रेशियो निकालना है रेक्टेंगल का। तो लेंथ उसने क्या दे रखी है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब उसने क्या कहा, लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड हमारी 32 है, उसका डबल हमारा ये हो जाएगी लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, 2 × 32। ठीक है, अब इसके बाद उसने बोला है कि जो ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि ये हमारी कितनी हो जाएगी, 32 माइनस के 12। 32 माइनस के 12, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 64 और ये बनेगा हमारा कितना, 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से करने पर ये 5 आ जाएगा, 4 से करने पर ये 16 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 4 से करने पर, बिल्कुल 4 से करने पर 5। एकदम करेक्ट तो आ रही है सारी चीजें। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, सब कुछ सही है। देखो उसने क्या बोला है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 1024 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास 32 निकल कर आई है, और साइड ऑफ द स्क्वायर अगर हमारे पास 32 निकल कर आई है तो इसका डबल है, लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ द स्क्वायर। 32 का डबल हमारा 64 बन जाएगा, गॉट इट। एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर लेस देन साइड ऑफ द स्क्वायर। ब्रेथ जो है वो 12 सेंटीमीटर लेस देन है साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड से 12 सेंटीमीटर कम करने पर ये हमारा 20 बन जाएगी, गॉट इट। तो ये यहां से अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो एक चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी कि अगर आप इसको, ये 64 है तो ये 32, और अगर मैं 4 से कर देता हूं तो 16 आ जाएगा, और 4 से करने पर 5, तो 16:5 हमारा बनेगा यहां से। तो 16:5 से हमारा इसका आंसर जो निकल के आने वाला है वो नन ऑफ दीज निकल कर आने वाला है। इसका जो आंसर हमारा निकल के आने वाला है वो कौन सा निकल कर आने वाला है, नन ऑफ दीज निकल कर आने वाला है। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, जहां पर आपका जितनी भी मैंने अभी तक आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं वो सारे वहां पर रिवाइज हो जाएंगे, और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस तरीके से उनको डील करना होता है। शॉर्ट मेथड भी आपको बताए जाएंगे, लॉन्ग मेथड भी आपको बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा, फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा। बस आपसे चाहिए सिर्फ एक छोटी सी चीज कि आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।